हेलो फ्रेंड्स, मैंने कल आपको जो है निश्चित अनुपात के नियम के बारे में, गुणित अनुपात के नियम के बारे में और गैलुसेक के नियम के बारे में समझाया है और लिखाया भी है। गैलुसेक का नियम मैंने लिखाया है। और गैलुसेक का नियम क्या है? गैलुसेक का नियम ये है कि समान ताप एवं दाब पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली गैसों तथा बनने वाली गैसों के आयतनों में एक सरल निश्चित अनुपात होता है, ऐसा बोल सकते हैं आप। और उसी के बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे और उसी के बेस पे आपको एक प्रश्न भी दिया, क्वेश्चन भी दिया गया है, सॉल्व करें आप। देखो, गैलुसेक का नियम लगाने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए, आपको रासायनिक अभिक्रिया लिखनी आनी चाहिए। आपको रासायनिक अभिक्रिया लिखनी आनी चाहिए। जैसे एग्जांपल, जैसे आपने क्या, पहले ये समझो कि 100 ml N2 से अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक H2 के ml का मतलब आयतन है। आवश्यक H2 के आयतन की गणना कीजिए तथा निर्मित कितना NH3 बनेगा उसके आयतन की भी गणना करनी है। ये प्रश्न का तरीका है, कहने का तरीका है। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि 100 ml N2 से अभिक्रिया के लिए आवश्यक H2 के आयतन की गणना कीजिए तथा निर्मित कितना NH3 बन रहा है उसके आयतन की गणना करनी है। तो इसके लिए रासायनिक अभिक्रिया जानते क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया होगा कि N2 और H2 क्रिया कर रहे हैं और बन क्या रहा है, NH3। ये लिखना आना चाहिए, ये आपको लिखना आना चाहिए। तो क्या हो रहा है, देखो, N2 प्लस H2 में क्रिया हो रही है और बन क्या रहा है, NH3। सबसे पहले आप इसको बैलेंस करें, इसको बैलेंस करके लिखना है। ऐसा वैसे मत निकालेंगे आप, वैसे नहीं निकालना, पहले बैलेंस कर लो। तो यहाँ n कितना है, 2, यहाँ n कितना है, ये H देखो 6 हो गया, यहाँ कितने से गुणा करेंगे, 3 से। तो पहले आप क्या जानते हो? आप जानते हो इसका ये एक आयतन है, ये इसका क्या है, 3 आयतन है, और ये इसका कितना है, 2 आयतन। तो मतलब अगर ये 1 है, इसका 3 गुना ये होगा और इसका 2 गुना ये होगा। तो अगर ये 100 ml दिया है, इसके 100 ml से क्रिया के लिए कितना ml H2 चाहिए, 300 ml। कितना चाहिए, 300 ml H2 चाहिए, 300 ml H2 चाहिए। और ये कितना चाहिए? अच्छा बताइए, इसमें क्या दिक्कत क्या है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा सुनो, पहले मैं इसी प्रॉब्लम को टफ बना रहे हैं। अभी तो इजी है, ये दिया है आपको, एक दिया गया, आपने ये निकाल लिया कि इसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए इतना। जैसे मान लो आपसे बोल दे, इसी में दूसरा प्रश्न बना दे कि 60 ml N2 है, 60 ml H2, 60 ml N2 है, 60 ml H2 की अभिक्रिया से, या अभिक्रिया से लिख लो, से बनने वाले NH3 के आयतन की गणना करें। निर्मित NH3 के आयतन की गणना करें, आयतन की गणना करें। तो ध्यान दीजिए आप, तो पहले लिख लो कि क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा। इसका जो रासायनिक समीकरण होगा वो होगा N2 प्लस 3H2 होगा, और क्या बनेगा ये आप पता कर लोगे ना भाई, आप इसको पता कर लेंगे भाई। लिखना आना चाहिए आपको, रासायनिक अभिक्रिया लिखना आना चाहिए, इस पार्ट में आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। या जानते हैं, इसको मैं एक तरीका बता दूं कि कैसे लगाते हैं। जैसे तो मैंने डायरेक्ट बता दिया ना, या मैथमेटिकल लगा सकते, जानते हैं क्या? आप लिखोगे कि एक आयतन N2 से क्रिया करने के लिए आवश्यक H2 3 आयतन,
नहीं समझ में? ध्यान से क्या लिखोगे? जैसे मैं अगर ये तो सीधा देख के आपने आंसर बता दिया। अभी मैं एक तरीका बताऊं कि मैथ के हिसाब से चूकी करनी है, पढ़े आपने चूकी करनी, उसके हिसाब से मैं निकलवाऊंगा अभी कैसे ये आ रहा। फिलहाल अभी जानते रहो, मैं भी निकलवाऊंगा आपको कैसे ये आया, बताऊंगा अभी मैं आपको। फिलहाल इसको देखो, N2 और 3H2 क्रिया करके 2NH3 बना रहे हैं, ऊपर का ही रिएक्शन है। इसमें आप देख सकते हैं इसका एक आयतन है, इसका एक आयतन है, इसका कितना आयतन है? 3 आयतन है, और इसका कितना आयतन है? कितना क्लियर है? और दिया क्या पता है आपको? दिया इसका 60 ml, इसका भी कितना दिया है? 60 ml। अब पूछा ये कितना बनेगा, ये पूछा है। अच्छा देखो ध्यान से, अगर ये 60 ml होगा तो ये कितना होना चाहिए था? 180 ml। भाई नियम के अनुसार ये 180 होना चाहिए था, ये कम हो रहा है, ये कम पड़ जा रहा है, जितना चाहिए उससे कम पड़ जा रहा है। तो आप ये लिख सकते हैं इसके 60 ml से क्रिया करने के लिए इसका जानते कितना ml चाहिए? नहीं समझ पा रहे? नहीं सुनो पहले। जैसे देखो, जैसे मैं बात करूं H2 से क्रिया करने के लिए जो N2 चाहिए होगा ना, वो 1/3 चाहिए होगा। ध्यान से देखो, आप ये समझें कि N2 से क्रिया करने के लिए, या ठीक है यही समझो आप कि अगर समझो इसके एक आयतन के लिए इसका 3 आयतन चाहिए और 2 आयतन बनेगा, उसका छोड़िए। तो देखो अगर इसका 60 ml है, इससे क्रिया करने के लिए इसका 180 ml चाहिए, लेकिन ये कम पड़ रहा है, ये कम पड़ गया। तो देखो ये चाहिए था 180 ml, दिया है 60 ml। तो अगर रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ, 2 पदार्थ हैं, अगर उसमें से कोई कम पड़ जा रहा है, जितना चाहिए उससे कम पड़ जा रहा है, तो जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना, जिसकी मात्रा कम हो उसी से सॉल्व करो, उसी के हिसाब से सॉल्व करना है। तो देखो आप लिख सकते हैं कि 3 आयतन के लिए 1 आयतन चाहिए, तो 60 ml के लिए कितना चाहिए? 20 होगा। आप लगा सकते हैं इसकी 3 आयतन के लिए इसका 1 आयतन, तो 1/3 हो, ये बाद में 1/3 होगा कि नहीं? तो वही जब करेंगे 60 वाला करेंगे, करोगे ना, 60/3 कितना आ जाएगा? 20 ही आएगा। तो इसका कितना चाहिए होगा? 20 ml। समझ पा रहे कि नहीं आप कि 60 ml H2 से क्रिया के लिए N2 के 20 ml की ही जरूरत होगी। भले 60 ml दिया है, लेकिन आप यूज कितना कर पाएंगे? 20 ml, बाकी 40 ml बच जाएगा। तो देखो अगर ध्यान दें, अभी आप एकदम एग्जैक्ट बैठ रहा है, देखो इसका 20 से 60 हो रहा है कि नहीं? इसका 3 गुना हो रहा है, और ये कितना बनेगा? 40 ml। अरे हाँ 40 ml बनेगा ना, ये कितना बनेगा? 40 ml। तो आप लिख सकते हैं कि अब इसके हिसाब से लिखना, इसके हिसाब से मत लिखना। जो पदार्थ कभी ज्यादा पड़ जा रहा है, ये ज्यादा पड़ रहा है आप देख रहे हैं, और ये आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी एक प्रश्न आप पढ़ेंगे सीमांत अभिकर्मक, एक नया सा टॉपिक है, उसको लोग बहुत टफ मानते हैं, ये वही का क्वेश्चन। सीमांत अभिकर्मक का मतलब अगर कभी 2 अभिकारक दिए हों, उनमें से एक कम एक ज्यादा हो जाए, तो जो कम होता है उसको बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? सीमांत अभिकर्मक। जो बच जाएगा उसको बोलते हैं आधिक्य अभिकर्मक। जो कम पड़ेगा उसको बोलेंगे सीमांत अभिकर्मक, और जो अधिक होगा उसको क्या बोलेंगे? आधिक्य अभिकर्मक, ज्यादा पड़ जाएगा। और तो जब भी उत्पाद निकालना हो, आप सीमांत अभिकर्मक के हिसाब से निकालना, सीमांत अभिकर्मक के हिसाब से, मतलब जब भी जो गणना करनी, चाहे इसकी मात्रा की गणना करनी हो, चाहे इसकी मात्रा की गणना करनी हो, तो आप इसके हिसाब से करो। इसके 60 ml के लिए इसका कितना चाहिए होगा? 20 ml ही चाहिए होगा। अगर ये 20 ml तो कितना बनेगा? 40 ml बनेगा। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि अच्छा N2 तो बचेगा अब ना, N2 का 20 ml क्रिया कर रहा है, तो N2 कितना बच जाएगा? 40 ml बच जाएगा। नहीं समझ रहे होगा? हल्का होता, ज्यादा नहीं होता। अरे यार फिर से देखिए, अच्छा ध्यान दो, आप थोड़ा प्रॉब्लम में पता नहीं क्यों पड़ जा रहे हैं। जैसे देखो आपको दिख रहा है कि इसका 1 आयतन है, इसका 3 आयतन चाहिए होगा,
इतना, यही से देखो, यही से सब देखना है, यहाँ से मत देखना। ये आपको दिया है कि इसका 60 ml दिया है, इसका भी 60 ml दिया है। आपसे पूछ रहा है कि ये कितना ml बनेगा, मतलब ये दोनों दिया हुआ है, इन दोनों की मात्रा दी गई है। आपको बस ये पूछ रहा है कि ये कितना बनेगा। अच्छा, आप पुरानी इससे देखा करो जब भी निकालना, कि अगर इसका एक आयतन दिया है, इसका 3 चाहिए होगा, तो अगर इसका 60 ml दिया है, इसका भी 180 चाहिए, लेकिन दिया 60 ही दिया है ना 60। तो देखो, अब हम इसके हिसाब से आ जाए, अब इसके हिसाब से मत चलो, क्योंकि जो कम पड़ेगा, ध्यान दे, इसकी मात्रा 180 चाहिए, लेकिन आपको एक 60 ही दिया है, 60 ही दिया है ना, तो जिसकी मात्रा कम पड़ जाए, अब आप उसके हिसाब से चलो। इसके 60 ml के लिए इसका कितना चाहिए होगा, 20 ml। समझ पा रहे हो, बस वही करना। इसके 60 ml के लिए इसका 20 ml चाहिए होगा। 60 दिया, फालतू में 40 फ्री हो जाएगा, बच जाएगा। तो अगर इसका 60 हुआ, इसे ये समझे, इसका 60 हुआ तो इसका 20 होगा, अगर इसका 20 हुआ तो इसका कितना होगा, ऐसा बता सकते हैं। समझ पा रहे हो ना, हाँ। तो इसका 40 ml बनेगा। तो आप लिख सकते हैं कि 60 ml N2 और 60 ml H2 की क्रिया होने पर, जानते हैं क्या होगा, 40 ml N2 शेष, आप लिख सकते हैं शेष N2, लिख दो ऐसे ही कि शेष N2 कितना होगा, 40 ml, और निर्मित, यही होगा ना, और निर्मित NH3 कितना है, निर्मित NH3 कितना ml होगा। प्रॉब्लम अब तो नहीं है ना, अब वो प्रॉब्लम बताओ फट से। तू सब पहली बार सीमांत अभिकरण पढ़ता है। देखिए ध्यान से, आप इसको मैं समझा रहा हूं कैसे ये आया, कैसे 40 हुआ। आप समझ भी सकते हैं वैसे डायरेक्ट ही, लेकिन देखिए तरीके से लगाना अगर हुआ, आपको साल में करना हुआ, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये जान लो किसकी मात्रा, ये पहचानना पड़ेगा आपको। इसके एक आयतन के लिए इसका 3 आयतन, इसके 60 के लिए इसका 180 चाहिए, जो कि है नहीं, ये कम पड़ रहा है। इसको बोल देंगे सीमांत अभिकरण। क्या बोल दीजिए आप, हाँ, जिसकी मात्रा कम हो उसको क्या बोल देंगे, हाँ, सीमांत। लिख रहा हूं देखो, हालांकि ये टॉपिक बाहर का है, अभी नहीं, बाद में पढ़ेंगे आप लोग, लेकिन अभी बता दें थोड़ा समय, सीमांत अभिकरण। अब देखो, अगर सीमांत अभिकरण आ गया ना, तो सारा प्रश्न इसी के हिसाब से लो, इसी से। अब सीमांत अभिकरण कौन है, H2 कौन है, ये पूछ सकता है कि इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकरण कौन, आप कंफ्यूज, आदि के अभिकरण कौन, कितना बचेगा, हाँ, ये सब बढ़िया प्रश्न, समझ पा रहे हैं आप। अब देखो, सारा प्रश्न मैं इससे चालू करता हूं। आप लिखेंगे क्या, 3 आयतन, किसके लिए, 3 आयतन H2 से अभिक्रिया के लिए, तरीका देखिए, 3 आयतन H2 से अभिक्रिया के लिए, आवश्यक N2 कितना आयतन चाहिए, 1 आयतन, यही चाहिए। तो कितना ml दिया है, 60 ml N2, ये नीचे आएगा, ये पार्ट ऊपर जाएगा। 60 ml H2 से अभिक्रिया के लिए आवश्यक N2, 60 ml H2 से अभिक्रिया के लिए आवश्यक N2 कितना होगा, 60 ऊपर जाएगा और 3 कहाँ आएगा, नीचे। कितना ml हो जाएगा, 20 ml। समझ पाया आप लोग, ये 20 ml चाहिए होगा। इसका 40 बच, ये तो लिख लेंगे ना आप लोग, तो ये N2 कितना बचेगा। अब अच्छा देखो, अब मुझे ये पता करना कितना बनेगा, ये भी इसी के हिसाब से पता करना। हालांकि मैंने इससे बताया कि 20 का 40 हो जाएगा, मैंने ऐसा बताया आपको, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो इसके हिसाब से सॉल्व करना, जो सीमांत अभिकरण। हाँ, अब देखो कैसे लगाएंगे, आप लिखेंगे 3 आयतन H2 से निर्मित NH3, H2 से कितना बन रहा है NH3, निर्मित NH3 कितना आयतन भाई, 2 आयतन, तब कितना ml दिया है, 60 ml दिया। 60 ml H2 से अभिक्रिया
H2 से निर्मित होने वाला NH3 ये ऊपर जाएगा, 3 कहाँ आएगा नीचे। हाँ 60 आयतन आयतन कटा दो, ml रखो बस 60 और क्या होगा 3 इंटू 2 तो क्या होगा ये देखिए 20 हो जाएगा। कितना ml हो जाएगा? अब समझे क्या वो नहीं समझे? अब इजी हो गया, ठीक है। लेकिन जब जब सॉल्व करना हो तो ऐसे ही लगाएंगे तभी नंबर मिलेगा आपको एग्जाम में। ये तरीका है लगाने का, ये शॉर्ट फॉर्म था। अच्छा देखो ध्यान से, अभी मत लिखिए, समझ गए हैं, मैं मिटा रहा हूं इसको। एक मैं बता रहा हूं अवोगाद्रो का नियम क्या है। अवोगाद्रो का, वो भी आसान जानते हैं, मैं से बता दे रहा हूं। अवोगाद्रो का नियम जानते क्या बोलता है? बोलता है कि समान, सामान्य नहीं समान या स्थिर कह दो, स्थिर ताप एवं दाब या समान कहो, स्थिर ताप एवं दाब पर गैस के समान आयतन में, गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अब इसका मतलब समझिए, अभी मैं दिखा रहा हूं लेकिन पहले समझ लें कि समान या स्थिर ताप एवं दाब पर, ये इतना पॉइंट क्लियर करना है। इसके बाद मेन पॉइंट क्या है कि गैस के समान आयतन, अगर गैस है उनका आयतन समान है तो उसमें अणुओं की संख्या भी क्या रहेगी? समान। जैसे अब इसने गैस का किसी गैस का नाम नहीं लिया, इसने कहा चाहे जो भी गैस हो, अगर उसका आयतन समान है तो उसमें अणुओं की संख्या भी क्या रहेगी? समान। जैसे मैं ऐसा मानता हूं, आप ध्यान दें, आप ऐसा बोल दो कि जैसे CO2 है, CO2 इसके 100 ml में, कितने ml में? मैं ऐसा मान रहा हूं कि CO2 के 100 ml में इसके यक्ष अणु है, कितने अणु है CO2 के? हमको पता नहीं कितना, हमने यक्ष अणु मान लिया। तो चाहे जो गैस होगा उसके 100 ml में उसके यक्ष अणु ही पाए जाएंगे। समझ पा रहे कि नहीं आप? कि चाहे जो भी गैस हो, अगर उसका आयतन समान है तो उसमें अणुओं की संख्या भी क्या रहेगी? समान। तो 100 ml की कोई भी गैस ले लें, उसमें उस गैस, जो गैस लेंगे आप, उसके यक्ष अणु हैं। जैसे आप 100 ml H2 ले लो तो उसमें H2 के कितने अणु रहेंगे? यक्ष अणु। नहीं समझ पा रहे हैं? सुने ध्यान से, अगर आयतन समान है तो गैस कोई भी हो भाई, आयतन समान है तो गैस के अणुओं की संख्या भी क्या रहेगी? समान। जैसे आपने कहा CO2 के 100 ml में CO2 के यक्ष अणु है तो H2 के 100 ml में H2 के x अणु ही रहेंगे। N2 के 100 ml में N2 के कितने अणु रहेंगे? x अणु। Cl2 के x ml में Cl2 के x अणु। अगर मैं ऐसा मान लूँ कि CO2 के 50 ml इसके x/2 अणु, आधे हो गए ना। मैं ऐसा मान लूँ कि CO2 के 50 ml में इसके x/2 अणु हैं तो H2 के 50 ml में भी उसके x/2 अणु होंगे। हाँ, N2 के 50 ml में उसके x/2 अणु होंगे। अगर मैं इसके 200 ml में इसका 2x अणु मानूंगा तो मतलब ध्यान दें आप, गैस चाहे जो भी रहे, जैसे मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि इसके 100 ml में इसके x अणु तो H2 में H2 ले लो, H2 का 200 ml तो इसका आयतन बढ़ा। देखो आप गैस मत देखो, बस आयतन देखो कि आयतन दुगुना बढ़त अणु की संख्या भी क्या हो जाए, बस आयतन देखना है। बच्चे क्या होता है गैसों को देख के कंफ्यूज, इतना CO2 दे H2 दे देगा। नहीं, नियम यही बोल रही करता है कि आपको गैस नहीं देखना है, आयतन देखना है। अगर आयतन बदलेगा तो अणुओं की संख्या भी क्या होगी? बदलेगी। आधा होगा आयतन आधा। समझ पा रहे हैं आप? संख्या आधा आयतन। मैं अब नियम लिखा रहा हूँ, मैं आपको इसको इतना छापते रहिए, मैं नियम लिखा रहा हूँ। अवोगाद्रो का नियम, अवोगाद्रो क्या हुआ का नियम, एवोगैड्रो बात क्या है? एवोगैड्रो, घर पे आप इसको रिवाइज करेंगे इजी रहेगा आपको। एवोगैड्रोज रूल क्या बोलता है? एवोगैड्रोज रूल समान या स्थिर, समान या स्थिर
ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अच्छा, आप इसको मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल देके समझाता हूँ। यहाँ तो यहाँ से आ रहा है, देखिए वीडियो में आ रहा है यहाँ पे। जैसे देखो ध्यान से, पहले देखिए आप लोग, जैसे मैं मान ले रहा हूँ जैसे कि CO2 के 100 ml में इसके अणुओं की संख्या या इसके अणु कितने मानना हो, x अणु मानना हो। कितने अणु मानना हो भाई, ये अणु है, अणु लिखेंगे। परमाणु 2 से ज़्यादा है, 2 या 2 से अधिक हो तो अणु कहा जाएगा। तो अगर आपने H2 का 100 ml लिया, उसमें भी उसके x अणु रहेंगे। आप लिख देंगे H2 के 100 ml में इसके अणु कितने अणु रहेंगे, x अणु। x अणु CO2 लिख सकते हैं, x अणु H2 लिख सकते हैं। अगर आपने N2 के 100 ml लिए तो इसके भी कितने अणु रहेंगे, x अणु। यहाँ तक और नीचे आएगा देखिए। अब अच्छा, मैं मान लो मैं कोई भी गैस ले लूँ, जैसे NH3 ले लिया मैंने, NH3 क्या ले लिया, इसके 100 ml लिया। कितने ml लिया, में इसके अणुओं की संख्या कितनी रहेगी, x रहेगी। ये तो इजी वाला बता रहा। अब थोड़ा टफ वाला क्या देखें पता है, जैसे मैं ऐसा बोलूँ कि CO2 के 100 ml में इसके अणुओं की संख्या x, H2 के 50 ml में इसके अणुओं की संख्या x/2, ऐसा लिखेंगे भैया। ठीक है, ये तो मैंने इजी दिया है, अभी मैंने टफ नहीं दिया। अब मैं बोल दूँ N2 के 200 ml में इसके अणुओं की संख्या, NH3 के 300 ml में, ये लिख लिया आप लोगों। ये वाला ऊपर वाला मिटा दूँ, ऊपर वाला ये नहीं लिखा है, फट से लिखिए। अच्छा देखिए ध्यान से, अच्छा अगर मैं ऐसा लिखूं तो देखिए ध्यान से, मैं ऐसा लिखूं तो कि CO2 के, या ऐसा लिखूं H2 के 100 ml में इसके अणुओं की संख्या, इसके अणु सीधा लिख रहा हूँ, इसके अणु अगर मान लूँ मैं कि x अणु, कितने अणु हैं, या y मान लो, क्या दिक्कत है, हमको मानना ही है, y अणु मान लीजिए। तो अगर मैं मान लूँ कि CO2 के 200 ml हो जाए तो, या CO2 के 50 ml हो जाए, ml में इसके अणु कितने हो जाएंगे, y/2 अणु। तो अगर मैं कोई ले लूँ N2, इसका 200 ml ले लूँ, आयतन देखना है बस, हाँ, इसके कितने हो जाएंगे, 2y। अभी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना जी। अगर देखो ध्यान से, अगर मैं ले लूँ NH3, इसके 300 ml ले रहा हूँ, कितने ml, 300 ml, तो यहाँ इसके अणु कितने हो जाएंगे, 3y अणु। क्लियर है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। कई लोग इसको पुरानी बुकों में लिखा है परमाणु भार, लेकिन परमाणु भार को मैं नहीं ज़्यादा सपोर्ट करता। मैं भार के स्थान पे द्रव्यमान शब्द है उसका यूज करेगा। मैं लिख दे रहा हूँ परमाणु भार एवं अणुभार। लेकिन मॉडर्न में इस शब्द का यूज जो है, आपके तो वहाँ कराते होंगे यही शब्द, परमाणु भार वगैरह। इसको बोलते हैं एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट
आधुनिक भाषा में देखो, आधुनिक भाषा में इसका, मॉडर्न में इसको क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान। ये बातें ना हो। अब देखो इसको थोड़ा अलग लेवल से, परमाणु द्रव्यमान एवं आणविक द्रव्यमान, एवं आणविक द्रव्यमान। तो जानते क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास, मास 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 नहीं मास, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। अच्छा आप ये समझो, परमाणु पहले मैं इस शब्द की बात करता हूं। किस शब्द की? पहला जो इसमें हेडिंग होगा वो होगा परमाणु द्रव्यमान। पहला हेडिंग क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान। उसके बाद मैं बात करूंगा आणविक द्रव्यमान। ये सब निकालना सीखा होगा आपने 9 में, रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद मोल पढ़ाया जाए, काफी चीज आपकी रिपीट होंगी, ठीक है। तो मैं पहला वर्ड क्या बात करता हूं? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान। अच्छा देखो ध्यान, एटॉमिक मास। जानते क्या एटॉमिक मास? लिखते हैं क्या कि किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान। अपनी भाषा में बोलो, एक परमाणु का द्रव्यमान क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान। अगर एक परमाणु है उसका द्रव्यमान निकाल लिया जाए तो वही उसका क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान। लेकिन लिखना हो तो ऐसा लिखिए, किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अच्छा आप ये समझिए, बहुत बेसिक वाली बात, जैसे अगर आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना हो ना, तो परमाणु द्रव्यमान निकालना हो मॉडर्न तरीका बता, तो आप ये देखिए कि परमाणु में क्या क्या पाया जाता है। तो अगर आपको परमाणु का द्रव्यमान निकालना हो तो आपको पता है परमाणु किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो अगर आपको परमाणु का द्रव्यमान निकालना हो ना, तो आप उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाल लो, प्रोटॉन का द्रव्यमान निकाल लो और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निकाल लो। ये पूरा नहीं दिख रहा है? नहीं, हल्का सुना दीजिए बस, ज्यादा कुछ नहीं। अरे एक बार ऐसा कर दो, बस एक बार हल्का सा आ जाए, कंप्लीट नहीं करना है। ध्यान दें आप, अगर आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना हो तो आप क्या करो कि परमाणु में जो प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये दोनों, ये तीनों जोड़ लो, तो वही क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान। ये यहाँ आएगा, देखो यहाँ आ रहा है। हाँ, मॉडर्न तरीका क्या होगा? मॉडर्न तरीका क्या है परमाणु द्रव्यमान निकालने का? तो परमाणु द्रव्यमान बराबर, परमाणु द्रव्यमान बराबर, जानते क्या लिखते हैं? क्या है बात? लिखते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान, ध्यान दो, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस किसका द्रव्यमान? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस किसका द्रव्यमान भाई? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस इलेक्ट्रॉन। जब भी परमाणु द्रव्यमान निकालना हो तीनों को जोड़ लें आप। इसको मैं लिखता हूँ एमपी, एमपी का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, एमपी अंग्रेजी में। उसको लिखेंगे एमएन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, एमई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है ना, वो होता है नगण्य, आप जानते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिखा जाता है, मतलब होता है वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है 9.1 10 के पावर -21 ग्राम। ये आपको याद होना चाहिए भाई, थोड़ा सा ध्यान दें। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एमआई होता है ना, एमआई होता है 9.1 10 के पावर -28 में ग्राम लिख रहा हूँ, ये बातें ना आपके बीच बातें हो रहा है। 9.1 10 के पावर -28 ग्राम। और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान एमपी होता है, ये कहाँ बतिया रहे, एमपी होता है
वो होता है 1.672 मान लें आप, 672, और 10 के पावर -24 ग्राम। और यमयन होता है, वो होता है 1.674, हल्का सा ज़्यादा होता है, 10 के पावर -24 ग्राम। इन दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर, वो ग्राम में, लेकिन इन दोनों के द्रव्यमान को यमपी और यमयन को लगभग, ये लगभग का चिन्ह, यमयन लगभग होते हैं 1 AMU। अब बोलेंगे AMU क्या है? AMU, या मैं यू लिख रहा हूँ, यू लिखे आप, 1 AMU या यू, मैं बता रहा हूँ क्या है। आप ये समझो कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 U होता है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? 1 U होता है। तो आप इलेक्ट्रॉन का, इसको जब भी देखो ध्यान से, इसका द्रव्यमान होता है नगण्य जब गणना की जाती है। ऐसा नहीं कि तनिक हो, थोड़ा बहुत होता है, हल्का फुल्का इफेक्ट करता है, लेकिन जब आप परमाणु का द्रव्यमान निकालते हैं तो आप इसके द्रव्यमान को नगण्य मान के चलते हैं। तो जब भी परमाणु का द्रव्यमान निकालना हो, परमाणु द्रव्यमान बराबर Mp प्लस Mn, ये जानते हैं। परमाणु द्रव्यमान बराबर, परमाणु द्रव्यमान को यम से दिखाते, कैपिटल यम। परमाणु द्रव्यमान बराबर कैपिटल यम से दिखाते हैं, Mp, ये आ रहा है ना, देखो ये आ रहा है ना, पूरा नहीं आ रहा है? परमाणु द्रव्यमान बराबर Mp प्लस Mn। अच्छा देखो ध्यान से, अभी आप समझो। अच्छा पहले आप समझे मेरी बातों को। जैसे मान लो सोडियम है, आपसे कोई केस सोडियम में कितने प्रोटॉन पाए जाते? अच्छा मैं एक बता दे रहा हूँ, ये भी Mp और Mn, आपको पता है Mp भी 1 U होता है, Mn भी 1 U होता है। मैं इसको, जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसको निकालने का 2 तरीका बताऊँ। एक तरीका क्या है, नॉर्मली, जैसे आपको पता है कि सोडियम का जो 23 होता है, सोडियम 23 जानते हैं, उसका मतलब क्या है? उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं? 23 है, वो बताता है। उसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। जो सोडियम का 23 है, आप लोग बोलते हैं कि सोडियम का 23 वो परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार है। नहीं, वो परमाणु भार नहीं है। जो 23 है वो क्या दिखाता है कि उसमें प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या कुल कितनी है? 23। तो मान लो ये भी 1 U, ये भी 1 U, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के 23 हैं, तो आप क्या करेंगे? ध्यान दें आप, 23 हैं तो आप क्या करो? 23 U कर दो। नहीं समझ पाए आप? अगर आपको सोडियम का द्रव्यमान निकालना है तो आपको पता है ना कि प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन का दोनों का मिला के कितना है? 1 U होता है। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के 23 हो गए तो क्या करेंगे आप? 23 U। ऑक्सीजन का 16 जो दिया है वो उसका प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों दिया है, तो आप जो, जब आपको ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो 16 U कर दें। और परमाणु द्रव्यमान निकालने का मॉडर्न टेक्निक जानते क्या होता है? यहाँ आएगा ना, परमाणु द्रव्यमान बराबर एक तरीका होता है, मॉडर्न बता रहा हूँ, परमाणु, ये सभी अभी मॉडर्न चल रहे हैं। अभी मैं इसका ओल्ड पढ़ाऊंगा, मॉडर्न में पढ़ाने के बाद ओल्ड पढ़ाऊंगा, कि आप उसको समझना है, भूल जाना है। ओल्ड वाले को समझना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको मॉडर्न वाला याद रखना, ठीक है। मैं इसका मात्रक लिख सकते हैं आप, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक सामान्य केस में AMU होता है। परमाणु द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? AMU या U। अच्छा आप बोलेंगे ये क्या है? द्रव्यमान का मात्रक तो मैंने ग्राम सुना है। आपने द्रव्यमान का मात्रक ग्राम की तरह यही सुना है, आपने AMU या U का नाम नहीं सुना हो। जानते हैं AMU या U ये भी परमाणु द्रव्यमान का मात्रक है, मतलब द्रव्यमान का ही मात्रक है, लेकिन ये मात्रक छोटी वस्तुओं के लिए सामान्य केस में यूज होता है। छोटी वस्तुएं जैसे प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और परमाणु, अणु, इन सब का द्रव्यमान ग्राम में ना निकालकर सामान्य केस में U में निकालते हैं। और ऐसा भी नहीं कि आप उसको ग्राम में नहीं चेंज कर सकते, आप U के स्थान पर इतना लिख दो, इतना ग्राम हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे क्या? ये U को तो दिखा रहा है 1 AMU, ये Mp Mn ये 1 AMU के बराबर है, एक, और हर Mp का मान इतना होता है ना, ये इतना ही है। तो आप चाहें इसको जो है, हालांकि सामान्य केस में आपको U में लिखना है, परमाणु द्रव्यमान U में लिखना है। जब आपसे ग्राम में पूछे तो ग्राम में लिख सकते हैं आप चाहें। तो ये देखो मॉडर्न तरीका जानते क्या होता है कि परमाणु द्रव्यमान अगर आपको निकालना हो, परमाणु द्रव्यमान निकालना हो
तो आप ए में यू से गुणा कर दो, यू या ए एम यू, यू या ए एम यू से गुणा कर दीजिए। इतना लिखो, फिर समझा रहा हूं। ये देखो, ध्यान दिया, ये आपका मॉडर्न तरीका है परमाणु द्रव्यमान निकालने का। तो परमाणु द्रव्यमान में जैसे मान लो, इसको मैं थोड़ा समझा भी रहा हूं आपको। जैसे मान लें, जैसे अगर आपको सोडियम का परमाणु द्रव्यमान निकालना है, बातें ना हो, सोडियम का कोई बोले परमाणु द्रव्यमान, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम जो नहीं है, क्या बतिया रहे हैं आप, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान। आपको पता है कि सोडियम का द्रव्यमान संख्या, आप ये लिख लो कि सोडियम में, ये जानते रहे कि सोडियम में कुल प्रोटॉन व न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 23। अब इसमें से कोई पूछे प्रोटॉन कितना होता है? प्रोटॉन 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। जो प्रोटॉन होता है, हाँ, परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों 23 है, जिसमें से प्रोटॉन 11 है, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? अरे 11 घटाओ उसमें से ना, ये व का मतलब प्लस है कि P प्लस N 23 है, जिसमें से P 11 है, तो N कितना हो जाएगा? हाँ, यही बताया जा रहा है कि N कितना हो जाएगा? 12। तो इसका भी एक मतलब एक प्रोटॉन का एक यू होता है, 11 प्रोटॉन है तो कितना हो जाएगा? 11 यू। 11 यू यहाँ कितना हो जाएगा? 12 यू। ध्यान दिया, 11 यू प्लस 12 यू मिला के क्या हो जाएगा? 23 यू। या सीधा मॉडर्न वाला यूज करो कि परमाणु द्रव्यमान निकालना हो तो आप द्रव्यमान संख्या में यू लगा दो, द्रव्यमान संख्या में क्या लगा दे? यू। ये पुराना तरीका है, मतलब पुराना नहीं, मॉडर्न आधुनिक तरीका है। तो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान निकालना हो तो आप उसका द्रव्यमान संख्या रटे रहिए, और जो आप रटे हैं उस परमाणु भार नहीं है, वो द्रव्यमान संख्या रटाया आप, उसके साथ में यू लगा दें। ये मॉडर्न तरीका है। अब मैं बता रहा हूँ ओल्ड, पुराना तरीका। प्रायः मुझे पहले पुराना पढ़ाना चाहिए, फिर मॉडर्न पढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर मैं आपको पहले पुराना पढ़ाऊंगा फिर मॉडर्न पढ़ाऊंगा, आप उतना बेहतर नहीं समझ पाएंगे जितना इसमें समझ लेंगे। आप इसमें जान चुके क्या क्या होगा। अभी आपको ये जानना है कि सोडियम का द्रव्यमान 23 यू क्यों होता है पुराने के हिसाब से। आज तो जानते, अच्छा बता दूं मैं आपको, पुराना जो कॉन्सेप्ट है, पुराने कॉन्सेप्ट में जैसे ये बात है करीब 1800 की बोल सकते हैं, 1800 से 1900 के बीच की बात है, जब प्रोटॉन की खोज, मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सब के द्रव्यमान की खोज नहीं हुई थी। आप जानते क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन का द्रव्यमान पता है 1 यू है, न्यूट्रॉन का पता है 1 यू, तो आप आराम से लगा ले रहे हो, यू में करके लगा ले रहे हो। लेकिन जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था, वहाँ पे प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पता ही नहीं था, फिर कैसे निकाल रहे थे? जानते? देखो ध्यान से, मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे आप आज जानते हैं कि कोई छड़ उसकी लंबाई 1 मीटर है, कोई छड़ उसकी लंबाई 2 मीटर, कोई छड़ उसकी लंबाई 5 मीटर है। आप जानते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि 1 मीटर कैसे आया? आज आप जानते हैं कि ये वस्तु 10 किलो है, ये वस्तु 20 किलो, ये वस्तु 50 किलो है, लेकिन हाँ 1 किलो है। कैसे? आपको पता ही नहीं कैसे वो 1 किलो आया। क्या आपने कभी सोचा है कि वो 1 किलो कैसे आया? इसके विषय में फिजिक्स में बातें होती है, फिजिक्स में आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं इसे बता दे रहा हूँ। जैसे दुनिया में कोई भी वस्तु, जो समय है, कोई भी वस्तु, उसको माना गया है, माना गया कि इतना मान लिया है, ठीक है। जैसे एक कोई छड़ थी, प्लेटिनियम इरिडियम की छड़ थी, तो फिजिक्स में पढ़ेंगे आप, मतलब ऐसा समझे आप लोग, मैं समझाने के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, समझाने के दृष्टिकोण से। वैज्ञानिकों ने क्या किया था, ऐसे कोई छड़ ले ली थी, उसको मान लिया कि 1 मीटर है। क्या मान लिया उन्होंने? ऐसे मान लिया गया था, आज से इसको 1 मीटर बोला जाएगा।
ऐसा वैज्ञानिकों ने तय किया कि इसको 1 मीटर बोला जाए। तो अब अगर किसी वस्तु की तुलना करनी हो तो इसी से करेंगे कि अगर कोई वस्तु इसकी 2 गुना हो तो 2 मीटर माना जाएगा। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं बोला गया था। शुरू में ऐसा बोला गया था कि इसका नाम, हाँ ठीक है, ऐसा मान लिया कि अगर कोई वस्तु है, अगर इसका 2 गुना है तो मानेंगे 2 मीटर, कि वस्तु 3 गुना है तो क्या मानेंगे 3 मीटर, 5 गुना 5 मीटर, 10 गुना 10 मीटर, आधा गुना आधा मीटर, ऐसा मान लिया जाएगा। तो एक को माना गया था। ऐसे एक बेलन था, मैं द्रव्यमान की बात कर रहा हूँ। एक बेलन था, इसको बोलते बेलन। उसके द्रव्यमान को बोल दिया गया कि ये एक कोई सा बेलन था, उसको मान दिया गया कि ये 1 किलो है। ये 1 किलो का बेलन, 1 केजी। अब अगर किसी वस्तु को तौलना हो, तुलना करनी कितना है, तो इसी के हिसाब से तुलना करते थे कि एक तरफ उस वस्तु को रखते थे, एक तरफ इस बेलन को रखते थे। अब जितना बेलन रखते, जैसे मान लीजिए यहाँ 100 बेलन रख दिया गया, कोई वस्तु रखा गया यहाँ पे, और यहाँ पे 100 बेलन, ये 1 किलो का एक बेलन है। अगर 100 बेलन रख दिया गया, अगर दोनों बराबर आ गए तो क्या मानेंगे, कितना है, 100 किग्रा मान लिया जाए। लेकिन शुरू में ऐसा लिखा गया था, शुरू में बता रहे हैं, ऐसा लिख सकते हैं आप कि इस वस्तु का भार, मैंने मान लो ए मान लिया, कि मैं लिख रहा हूं कि वस्तु ए का भार, वस्तु ए का भार किसके बराबर है, 100 बेलन का, 100 इंटू 1 बेलन का भार। समझ रहे कि नहीं, 100 इंटू 1 बेलन कैसे, 1 बेलन का द्रव्यमान कहते हैं, या द्रव्यमान ही कहो बढ़िया रहेगा। अगर ये 5 बेलन रखने पे आया तो क्या लिखेंगे, वस्तु बी, मतलब कोई वस्तु बी मान लीजिए, कोई वस्तु यहाँ बी रखा गया, जिसका द्रव्यमान बराबर तब आया जब यहाँ पे 5 बेलन रखा गया, तो लिखेंगे वस्तु बी का भार बराबर 5 इंटू 5 बेलन का भार। ये इंटू में है, 5 बेलन का भार मतलब 5 गुणा में है। तो ऐसे ही देखो, बार बार बेलन का भार कौन लिखने जाए, नहीं समझ पा रहे क्या। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ मैं बी वस्तु रखूँ और इसका द्रव्यमान 5 बेलन रखने पर बराबर आया, तो क्या लिखेंगे, वस्तु बी का भार, वस्तु बी का भार किसके बराबर आएगा, 5 इंटू 1 बेलन का द्रव्यमान। अब बार बार लिखा जाएगा। जैसे मान लो कोई वस्तु सी है, 10 बेलन रखने बराबर आया तो क्या बोलेंगे, वस्तु सी का भार बराबर 10 इंटू 1 बेलन का भार। अब बार बार कौन लिखने जाए, 1 बेलन का भार, 1 बेलन का भार, 1 बेलन का भार, कौन बार बार लिखने जाए। तो आपने माना है कि 1 बेलन का भार 1 केजी है ना, तो सीधा 1 बेलन का भार मत लिखो, सीधा लिखो 100 केजी, 5 केजी, 10 केजी। समझ पा रहे हो, ऐसा मान लिया गया, ऐसा द्रव्यमान निकालने के लिए माना है। ठीक उसी प्रकार परमाणुओं का द्रव्यमान मापने के लिए भी एक इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। किसी वस्तु के, किसी एक इकाई को स्टैंडर्ड मान लिया गया है और उसी से सभी परमाणुओं के द्रव्यमान की तुलना की जा रही है। अगर किसी परमाणु का द्रव्यमान निकालना होता है, वो स्टैंडर्ड है कौन, बता दे रहा हूं मैं आपको कि पुराने समय में सभी परमाणु, ये तो मॉडर्न है ना, पुराने समय में किसी परमाणु का द्रव्यमान मापने के लिए कार्बन 12 का यूज होता था। किसका, कार्बन 12। किसी वस्तु का भार जानते कब निकालते थे, ऐसे ही कि आप उसकी तुलना करते थे कार्बन 12 के 1/12वें भाग से, या 12वें भाग बोलो, कार्बन 12, हाँ कार्बन 12 जानते, कार्बन 12 होता है, लिख सकते कार्बन 12 का एक परमाणु या कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान का 12वां भाग। कौन सा भाग, 12वां भाग। इसी से हर परमाणु के द्रव्यमान की तुलना की जा रही थी। मान लो कोई परमाणु रखा गया, ऐसे मान लो, ऐसे मान लो सोडियम रखा गया, वो कार्बन 12 के 12वें भाग का 23 गुना हो। कितना गुना हो, तो कैसे निकालेंगे पता है, देखेंगे सोडियम 23, सोडियम का द्रव्यमान या सोडियम का परमाणु द्रव्यमान बराबर 23 इंटू कार्बन 12 के एक 12वां भाग का द्रव्यमान। नहीं समझे क्या, ध्यान दिया, परमाणुओं का द्रव्यमान मापने के लिए कार्बन 12 के 12वें भाग को स्टैंडर्ड माना गया कि कार्बन 12 समस्थानिक के 12वें भाग से उस वस्तु की तुलना की जा रही, उस परमाणु की तुलना की जा रही। वो परमाणु इसका जितना गुना होगा तो ऐसे लिख देंगे, जैसे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या लिखेंगे, 16 इंटू कार्बन 12 के 12वें, यही बोलेंगे 1/12 इंटू कार्बन 12 के एक परमाणु का
द्रव्यमान। कार्बन 12 का 1 लेंगे, ऐसा नहीं कार्बन 12 दूर से 24 नहीं लेना है, कार्बन 12 का 1 लेना है। 1/12 इंटू कार्बन 12 के 1 परमाणु का द्रव्यमान। जैसे ऑक्सीजन का निकालना तो 16 कर देंगे, फिर यही कर लेंगे इंटू ये। सोडियम का निकालना 23 इंटू ये। समझ पा रहे हो? तो ऐसे ही करके जो है सभी परमाणुओं के द्रव्यमान की गणना की गई। कितना वीडियो में कितना लंबा हो गया? चलिए इतना ये, मैं अगले वीडियो में इसको और बेहतर तरीके से समझाऊंगा। इसी बात को मैं अगले वीडियो में और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, लिख कर बढ़िया से। ठीक है, आज के लिए इतना।